आज हम बात करेंगे देश की 6 राजधानियों की, जिसमें चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, पटना और रायपुर की बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज पंजाब में किसान मोर्चा खोलेंगे, तो वहीं दिल्ली में 250 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद बात करेंगे लखनऊ की, जहां कई अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बात राजधानी देहरादून की भी करेंगे, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। इसके बाद बात होगी भोपाल की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा में हंगामा हो गया। क्या था पूरा मामला, इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद बात होगी राजधानी पटना की, जहां दिव्यांगों को वितरित होने वाली सैकड़ों ट्राईसाइकिल्स रखरखाव के अभाव में जंग खा रही है। और आखिर में बात होगी राजधानी रायपुर की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और आइए सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ देश भर के किसान और व्यापारी लामबंद हो गए हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज किसान जत्थेबंदियां मोर्चा खोलेंगी। दिल्ली में 250 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करेंगी, जबकि पंजाब के 5 बड़े शहरों, जिनमें अमृतसर, मोगा, पटियाला में 10 किसान जत्थेबंदियां रोष प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में भी इसी मसले पर प्रदर्शन हो चुके हैं। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਕਿਸਾਨ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ किस्म का जुल्म सितम किसान नहीं सहन। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज किसान जत्थेबंदियां प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ वजह है इस प्रदर्शन की? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर केंद्रीय ऑर्डिनेंस का जो है विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों 3 केंद्रीय ऑर्डिनेंस जो है वो कैबिनेट में पास किए गए थे, जिनको आज लोकसभा में नियमों के साथ रखना है और कहीं ना कहीं ये आज लोकसभा में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होते हुए नजर आएंगे, जिसका बड़े लेवल के ऊपर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर किसान जत्थेबंदियां केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस जारी होते हैं तो फिर फसलों की जो खरीद है वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने मनमाने दामों के हिसाब से करती हुई नजर आएंगी, जिससे किसानी जो है वो बदहाली की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हर एक सेक्टर की तरह मंडी सेक्टर का भी अब निजीकरण होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक मंडी के पैरेलल दूसरी मंडी जो है जिसमें प्राइवेट कंपनियां बैठी होंगी, वो मंडी जब स्थापित हो जाएगी तो भले ही किसानों को ये विकल्प मिल जाएगा वो कहीं भी अपनी जो फसल है वो बेच सकते हैं, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि सरकार के द्वारा धान की फसल की बात करें या फिर हम जीरी की फसल की बात करें या गेहूं की फसल की बात करें, जो भी फसलें हैं उन पर जो MSP तय होती है उस फसल की खरीद उसी MSP के आधार पर होगी। और जिस तरह से पहले किसानों के एक एक दाने को मंडियों से खरीदा जाता है और अब भी इन ऑर्डिनेंस के बाद एक एक दाना जो है वो मंडियों से MSP के आधार पर खरीदा जाएगा, उनका अन्य फसलों की तरह बुरा हाल नहीं होगा। तो ऐसे में इसी वजह से इसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। पहले भी हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, पंजाब के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए और आज तकरीबन 250 जत्थेबंदियां जो हैं वो लोकसभा
सेशन के बाहर यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक बड़ा रोष प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तकरीबन 10 किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो विभिन्न शहरों के अंदर, चाहे उसमें हम बरनाला की बात करें, मोगा की बात करें, पटियाला की बात करें या फिर अमृतसर की बात करें, 5 बड़े शहरों के अंदर एक बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगी ताकि केंद्र जो है उसको चेताया जा सके कि ये जो ऑर्डिनेंस है खेती बाड़ी के विरुद्ध हैं और इनको देश में लागू ना किया जाए। जी बिल्कुल, चूंकि प्रदर्शन पहले से ही प्रस्तावित है, ये जानकारी मिल रही है कि किसानों ने पहले से ही 14 तारीख तय की हुई थी कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां पहले से ही प्रशासन के द्वारा की गई है विनीत? क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, अभी इस तरह से गैदरिंग भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहले से ही व्यवस्था की गई है? देखिए, व्यवस्था की बात करें तो पुलिस और प्रशासन पहले से ही इस प्रदर्शन को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के बॉर्डर एरिया के आसपास जरूर सिक्योरिटी जो है वो बड़े लेवल पर देखने को मिल रही है। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो जहां पर प्रस्तावित प्रदर्शन किए गए हैं जिन शहरों में, वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि जो सिचुएशन है खराब होती हुई नजर ना आए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा के पिपली के अंदर एक बड़ी रैली रखी गई थी, तो उस रैली के दौरान जिस तरह से ये कहा गया कि किसानों ने हर तरह के रूल को तोड़ा है, तो ऐसे में उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, बल प्रयोग भी किया गया और इसमें कुछ सिविलियन लोग जो थे जिन्होंने वर्दी भी नहीं डाली थी वो भी लाठियां भांजते किसानों पर नजर आए थे। तो ऐसे में ज़रूर कहीं ना कहीं इस तरह का भी ख्याल रखा जाएगा कि कोई शरारती तत्व जो है वो माहौल को ख़राब करने का प्रयास ना करें। लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और ये प्रयास ज़रूर रहेगा दिल्ली पुलिस का कि किसानों को पार्लियामेंट के पास ना जाने दिया जाए और उनको पहले ही रोक लिया जाए। जी देखिए विनीत, लगातार हम देख पा रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए, आज पंजाब में हो रहे हैं। 250 से ज्यादा किसान संगठन आज पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। जब इतने प्रदर्शन हो रहे हैं तो क्या सरकार संशोधन पर विचार नहीं कर सकती? अगर कहीं कोई लूपहोल नजर आ रहा है तो उस पर विचार करने में आखिर दिक्कत क्या है? क्या सरकार को लग रहा है कि यह अध्यादेश पूरी तरह से सही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यही एक बड़ा सवाल है कि कोरोना काल के अंदर जब कैबिनेट हुई थी उसमें ये अध्यादेश जो हैं इनको पास किया गया था, कैबिनेट ने इनको पास किया और आज नियमों के साथ इनको लोकसभा में पेश भी किया जा सकता है जिस तरह की सूचना मिल पा रही है। तो ऐसे में ज़रूर किसानों की राय लेने की ज़रूरत थी कि आखिर वो इन अध्यादेशों को किस तरह से देखते हैं। हालांकि अगर हम एनडीए के घटक दल शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली भी जा रहा है और वो कहीं ना कहीं किसानों के जो सुझाव हैं, जो राय है, वो केंद्र के समक्ष रखेगा कि उन्हीं सुझावों के अनुरूप इन ऑर्डिनेंस के अंदर बदलाव किया जा सके ताकि किसानों को जो इन ऑर्डिनेंस पर संशय है वो संशय जो है वो कहीं ना कहीं हट सके और किसान जो है वो भी इन ऑर्डिनेंस का समर्थन कर सके, इनकी महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कंडीशन है उनको जान सके। तो ऐसे में ज़रूर कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों के बाद केंद्र जो है वो इनके नियमों में कुछ संशोधन करने का प्रयास करेगा ताकि किसान जो है वो लगातार इसका विरोध ना करे। क्योंकि अगर किसान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होगी, एमएसपी भले ही केंद्र लागू कर दे लेकिन फसलों की खरीद जो है वो मनमाने दामों पर की जाएगी, तो ऐसे में किसानी जो पहले ही बदहाली की तरफ बढ़ी हुई है उसका और बुरा हाल हो जाएगा। किसान पहले ही किसानी जो है वो लाभप्रद धंधा नहीं रहा, पहले ही किसानों को कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलनी पड़ती है, इसके अलावा और बड़ी कह सकते हैं परिस्थितियां उनकी फसलों को खराब कर देती हैं। तो पहले ही जो किसानी बदहाली की तरफ चली गई है, अगर उसका भी निजीकरण हो गया, उन फसलों की खरीद जो है एमएसपी के हिसाब से ना हुई, तो फिर किसानी बिल्कुल ही कह सकते हैं घाटे का सौदा रह जाएगा। और अधिकतर किसान जिस तरह से पंजाब में हमने देखा, हमने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखा, हरियाणा में भी देखा कि कई किसान जो हैं कर्जे के बोझ तले दबकर सुसाइड तक कर जाते थे। तो ऐसे में अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर किसानों के लिए बड़ी संकट की स्थिति होगी। तो देखने में केंद्र सरकार क्या सबक ले पाती है, क्या केंद्र पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं? जी पल्लवी। बिल्कुल, और अगर आज ऑर्डिनेंस इसे पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट से, अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद आगे क्या कुछ हो सकता है विनीत कपूर? क्या किसान जो नेता हैं वो किसी तरह की कोई और रणनीति अपना सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए रणनीति बनाई जा सकती है सीधे तौर पर। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की किसान जत्थेबंदियों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सप्लाई करने वाली सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें या किसानी से जुड़े और अन्य सामानों की बात करें, उसको बिल्कुल दिल्ली में नहीं पहुंचाया जाएगा। दिल्ली को सील कर दिया जाएगा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में धरने प्रदर्शन होंगे, चाहे हम रैली ग्राउंड की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, पार्लियामेंट सेशन के बाहर की बात करें, यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते नजर आएंगे। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो है वो लागू होने नहीं दिए जाएंगे। और यही नहीं कि सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इन ऑर्डिनेंस के विरोध में सेशन के अंदर भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि एनडीए की जो विरोधी पार्टियां हैं, यूपीए की बात करें या उसके घटक दलों की बात करें, तो वो आज इस मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर सकते हैं कि जब इतने बड़े लेवल पर किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं इन ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं, तो फिर क्यों किसानों की राय के बिना, क्यों उनकी सहमति के बिना इन ऑर्डिनेंस को केंद्र की मोदी सरकार जो है वो लागू करने का प्रयास करिए। तो ऐसे में सड़क से लेकर सेशन के अंदर तक बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के बाद संभावित है कि इन ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ संशोधन भी किया जा सके ताकि हर कोई इन ऑर्डिनेंस से सहमत हो और इसका समर्थन करता नजर आए। जी शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज तमाम जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर, पंजाब में भी आज किसान प्रदर्शन करेंगे। चलिए अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में कांग्रेस की मजबूत रणनीति अब नजर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा 2022 के चुनाव में अब तकरीबन 1.5 साल ही बचा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाने पर काम कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत को रणनीतिकार बनाया है, तो वहीं देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाकर कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए जिम्मेदारियां दे दी हैं। हरीश रावत को राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ाने के साथ कांग्रेस कार्य समिति में जगह बरकरार रख हाईकमान ने यह संकेत दिए हैं। नए प्रभारी की नियुक्ति प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में बड़े उलटफेर के रूप में सामने आई है। तो वहीं देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनकर ये संकेत दिया है कि राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनाने में, फिर उसे बचाने में अहम भूमिका निभाकर देवेंद्र यादव ने अपनी पकड़ कांग्रेस में एक कद्दावर नेता के तौर पर स्पष्ट कर दी है। लिहाजा अब बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है और कांग्रेस ने इसे ध्यान में रखकर अपनी सियासी बिसात बिछाई है। इतना तो साफ है कि हरीश रावत के कद बढ़ने से सियासी हलचल अब तेज दिखाई होने लगी है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की मजबूत रणनीति इस समय नजर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा 2022 के चुनाव में अब तकरीबन 1.5 साल ही बचा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाने पर काम कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत को रणनीतिकार बनाया है, तो वहीं देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाकर कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए जिम्मेदारियां दे दी हैं। हरीश रावत को राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ाने के साथ कांग्रेस कार्य समिति में जगह बरकरार रख हाईकमान ने यह संकेत दिए हैं। वहीं नए प्रभारी की नियुक्ति प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में बड़े उलटफेर के रूप में सामने आई है। तो वहीं देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाकर यह संकेत दिया गया है कि राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनाने, फिर उसे बचाने में अहम भूमिका निभाकर देवेंद्र यादव ने अपनी पकड़ कांग्रेस में कद्दावर नेता के तौर पर स्पष्ट कर दी है। लिहाजा अब बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होती है ये देखना अहम रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है और कांग्रेस ने इसे ध्यान में रखकर सियासी बिसात बिछाई है। इतना तो साफ है कि हरीश रावत के कद बढ़ने से सियासी हलचल अब तेज होती दिखाई देने लगी है। विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस भी अब अपनी रणनीति मजबूत करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को अब तकरीबन 1.5 साल ही बचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक पाठक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बना रही है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए?
बिल्कुल पल्लवी, अगर देखा जाए जहां पर कांग्रेस 2017 में भारी मतों से हारी थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं 2022 की रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है, जिसपे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहीं ना कहीं हरीश रावत पर ही भरोसा जताया है। और कहा जा सकता है यहाँ पर उनको पंजाब का प्रभारी बनाया है, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव बनाकर साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता अगर देखा जाए तो हरीश रावत ही हैं। तो फिलहाल देखा जा सकता है 2022 की चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूर्णतः जुट गई है, जहां पर कांग्रेस में विखंडन देखने को मिल रहा था, जहां प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष अलग अलग देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मंच के साथ अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूती स्थिति पर देखती नजर आएगी, क्योंकि उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर फोकस उत्तराखंड पर रहा है। केदारनाथ बद्रीनाथ को लेकर पुनः निर्माण की योजना प्रधानमंत्री ने अपनी देख रेख में करते हुए देखे हैं। तो फिलहाल सरकार के साथ एक चुनौती अब हरीश रावत की होगी, क्योंकि हरीश रावत एक कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते रहे हैं, और ऐसे में उनको कमान फिर एक बार राष्ट्रीय महासचिव की कांग्रेस ने दी है। लिहाजा अब सरकार के साथ साथ एक बड़ी मुश्किल ये भी नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि जहां पर बीजेपी के दौरान जब कोरोना का काल जब चल रहा है, तो कोरोना काल में जो नाकामी है, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जन जन तक पहुंचाकर ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बिल्कुल पूर्णतः फेल है, और 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः बनने वाली है। जी बिल्कुल प्रतीक, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि किस तरह से देवेंद्र यादव को इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल पल्लवी, इसमें एक घटनाक्रम आपका अगर राजस्थान का अगर देखा जाए तो राजस्थान के घटनाक्रम में देवेंद्र यादव की अहम भूमिका रही है, चाहे फिर सरकार बनाने की हो या फिर सरकार जब गिर रही थी उस वक्त बचाने की हो। तो तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो देवेंद्र यादव काफी सफल नेतृत्व करते रहे, और कहा जा सकता है राहुल गांधी के काफी करीबी भी हैं और तेज तर्रार हैं। दिल्ली विधानसभा से बादली से वो विधानसभा से विधायक भी हैं, और हाल ही में उनको बिहार का भी चार्ज दिया गया था। तो फिलहाल काफी अच्छे कद्दावर नेताओं में वो माने जाते रहे, और काफी सफल भी हुए हैं। और खासकर जो उत्तराखंड के जो पहले प्रभारी थे राम अनुग्रह नारायण, उनकी जब उनके नेतृत्व में जब 2017 में चुनाव लड़ा गया, तो काफी कुछ 2019 का सांसद का चुनाव जब लड़ा गया, तो काफी फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं रहा देखा गया, क्योंकि 5 सीट उत्तराखंड की कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो फिलहाल प्रभारी बदलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती दिखेगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये समझना भी अहम होगा कि उत्तराखंड के जो वाकई में मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस समय नजर आ रही है जनता के बीच। देखिए, आप किसी को प्रभारी बना दीजिए, किसी को जिम्मेदारी सौंप दीजिए, अंततः काम यही आता है कि आप जनता के बीच कितने हैं, आपकी पैठ जनता के बीच कितनी मजबूत है। ऐसे में अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें, तो इस समय पैठ किसकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल पल्लवी, इसमें अगर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का कुनबा काफी बड़ा है, और राजनीतिक पार्टी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में काफी बेहद लगाव रहा है, और कई बार वो प्रधानमंत्री खुद भी मौजूद हुए और केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे बड़े दौरे पर पहुंचे, और उनका आज भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केदार बद्रीनाथ का पुनः निर्माण का। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति अपना रही है। फिलहाल कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस के साथ अब हरीश रावत हो या नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हो, और तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। अब फिलहाल जो कोरोना की स्थितियां बनी हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब तीख प्रहार कांग्रेस करती नजर आ रही है। बेरोजगारी की स्थिति, अगर ये बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो 14.2 से ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दों को भुनाने का काम कांग्रेस अब लगातार कर रही है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का भी कहना है कि 3.5 साल की सरकार ने जनता को ठगा है, और ऐसे में बीजेपी पर अब भरोसा करने लायक सरकार नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस 2022 में मजबूती के साथ प्रदेश की जनता के साथ पूरा न्याय करेगी, और उनको रोजगार बेरोजगार की जो सुविधाएं और पटन की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कामयाब रखते हुए वो 2022 का चुनाव इस बार बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, देखिए, चाहे वो कोरोना का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पर हमलावर रही है और निशाना साधा जा रहा है, जनता के बीच भी जा रही है कांग्रेस। सवाल यह है कि बीजेपी की झोली में क्या है, ये बताने के लिए 2022 में कि हमने ये किया, उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया, ये बताने के लिए फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है बीजेपी की झोली में। बिल्कुल सरकार, पहली बात तो अगर बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सबसे पहले ये कहेगी पर्यटन की व्यवस्थाओं को लेकर हमने तमाम सारे काम किए, ऑल वेदर रोड्स उन्होंने बनाए हैं, पुनः निर्माण केदारनाथ बद्रीनाथ को पुनः निर्माण करने के लिए जो स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, स्वरोजगार योजना की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज दिया है उस पर काम लगातार किया जा रहा है। बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए तमाम तरीके से प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे काम बीजेपी गिराने का काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी समझते हैं कि कोरोना की
स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कोई बखूबी अच्छा काम नहीं कर पाई है। साथ ही बीजेपी की जो विधायक है, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार के सामने तमाम सारी मुश्किलें भी नजर आती हुई दिख रही हैं। बीते दिनों पहले ही 15 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे थे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके विधानसभा में बहुत से जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने बताया भी था कि अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं 2022 की चुनाव की तैयारियों में कहीं विफलता हासिल होगी। तो फिलहाल तमाम सारे मुद्दे हैं और बीजेपी अपने आप को ये भी कहती नजर आ रही है। 3.5 सालों में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, चाहे फिर ऑल वेदर रोड, तमाम सड़कों के काम हो, चाहे पर्यटन के काम हो या फिर बेरोजगारी के काम हो, तो तमाम सारे काम उन्होंने किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी कोरोना काल में दिखती नजर आ रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। जी शुक्रिया प्रतीक पाठक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो भी ऐसे माहौल में जब सब कुछ करीब करीब अनलॉक कर दिया गया हो। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब जिन इलाकों से कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, यानी कि कंटेनमेंट जोन में, एक बार फिर पुलिस को तैनात करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के अनलॉक फेज के दौरान ही पुलिस की तैनाती हटा दी गई थी, लेकिन कोविड-19 मामलों में लगातार इजाफा देखते हुए सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही पिछले 2 दिनों में 1100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या ने आला अफसरों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6239 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 5958 जो रोगी हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 80 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से रविवार को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,47,082 सैंपल्स की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक 75,05,653 नमूने जांचे जा चुके हैं। जिले में 3,12,036 कोरोना संक्रमितों की पहचान भी की जा चुकी है। स्टेट हेड नीरज सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, कोरोना की अपडेट को लेकर। नीरज सिंह जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, लखनऊ और पूरे यूपी में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं कोरोना के? देखिए, यूपी में कोरोना हालात बहुत ही नाजुक है और यूपी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना के दर में काफी कुछ इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कोरोना जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार नए सामने आ रहे हैं, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। किस तरह से क्या कुछ रणनीति बदली गई है नीरज जी? देखिए, रणनीति कोई फिक्स इन्होंने अभी तक की नहीं है। डे बाय डे एक एक्सपेरिमेंटल मेथड पे काम किया जा रहा है सो दैट कि ये कोरोना को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके कोरोना के दर में काफी कुछ इजाफा हुआ है। अभी तक 7 लाख के पार हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है। और हालांकि इसमें इन्होंने टेस्टिंग भी बढ़ाई है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी किया गया है 11 जनपदों का। बावजूद इसके कोरोना के रफ्तार में कोई कमी देखने को अभी फिलहाल जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन में एक बार फिर से पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला लिया गया है। जब अनलॉक का फेज चल रहा था तो उस समय पुलिस बल की तैनाती हटा दी गई थी, लेकिन अब जहां जहां से कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां एक बार फिर से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये लोगों की कुछ रख रखाव में दिक्कत आ रही थी, लोग बाग कुछ चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ये पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। अगर पुलिस बल की अभी तैनाती की जा रही है नीरज जी, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर गाइडलाइंस की अवहेलना की जाती है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो उन जगहों पर पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की जा रही? क्या वहां पर लोगों को नियमों का पालन करवाना फिलहाल सरकार को जरूरी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है पल्लवी जी। इसमें भी इनका इस पॉइंट पर भी विचार कर रहे हैं कि वहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे आगरा में और दूसरे शहरों में तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। वहाँ पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है मार्केट प्लेस में और भीड़ भाड़ की जगह। लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुलिस बल की तैनाती स्पेशली मार्केट प्लेस और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ अभी नहीं। बिल्कुल, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े अभी सामने निकल कर आ रहे हैं? हालात किस तरह से नजर आ रहे हैं? 24 घंटे में कितने कोरोना के केस सामने आए, कितने लोगों की मौत हुई है? स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ बुलेटिन जारी किया है नीरज जी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक अभी फिलहाल 24 घंटों में
जो कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की गई है वो तकरीबन 7.5 लाख लोगों की हो चुकी है पहचान। और बहुत से लोगों को इन्होंने होम आइसोलेट किया है, जिसमें तकरीबन 40,000 लोग हैं जो होम आइसोलेट, और तकरीबन आप ये समझ लें कि 75,58,471 जो इसका आंकड़ा है तो मुताबिक कोरोना पेशेंट जांच की। और होम आइसोलेट जब कोई पेशेंट होता है तो क्या उसे डॉक्टर के परामर्श पर ही होम आइसोलेट किया जाता है, और क्या समय समय पर स्वास्थ्य विभाग जाकर जांच करता है पेशेंट की? नहीं, इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग होम आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को स्वास्थ्य विभाग के एडवाइस के मुताबिक, वहाँ पे लोगों की शिकायतें ये आ रही हैं कि वहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनका ख्याल प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता। जी। बिल्कुल, तो ऐसे में किस तरह से क्या कुछ उनकी जांच की जाती है? लगभग 14 दिन की अवधि दी गई है होम आइसोलेशन की। ऐसे में क्या अपना 14 डेज का पीरियड पूरा करके पेशेंट खुद जाते हैं डॉक्टर के पास अपनी जांच करवाने के लिए? नहीं, उसमें पेशेंट को सामने से अपने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस कर रहा हूँ और कोई डॉक्टर भेज के जांच की जाए। उसमें बहुत से लोगों की ये शिकायतें आ रही हैं कि फोन करने के बावजूद, इन्फॉर्म करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो किसी अन्य प्राइवेट डॉक्टर या किसी दूसरे चिकित्सक से सलाह लेके उसमें दवा या अपने आप को अच्छा महसूस करने की जो बात हो रही है वो करते हैं। जी, अभी फिलहाल सूबे में जांच की क्या कुछ स्थिति है? क्या जांच उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए, या फिर जांच के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाने की फिलहाल जरूरत नजर आ रही है? बहुत ज्यादा जरूरत है पल्लवी जी, जांच को बहुत ज्यादा वार लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जिस रेशियो में जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में 1100 से ज्यादा नए मामले राजधानी लखनऊ से ही सामने आए हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। उम्मीद करते हैं कि लगातार सीएम और उनके जो सलाहकार हैं वो इसी तरह से कोविड को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, और जो ग्राफ बढ़ रहा है उसे रोकने की पुरजोर कोशिश की जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश में होने वाली 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। कई जगह विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान के भिंड क्षेत्र की गोहद विधानसभा से सामने आया, जहां चुनावी सभा में पहुंचे ओबीसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन इसी दौरान जमकर हंगामा मच गया। चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव इस समय साख का विषय बना हुआ है। तो राजधानी भोपाल से ये इस वक्त की अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से सभाएं और रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों और सभाओं में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र भिंड के गोहद विधानसभा से, जहां पर ज्ञापन सौंपने आए ओबीसी संगठन ने जमकर हंगामा मचा दिया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से सभा में भारी भीड़ उमड़ी थी और इस दौरान ओबीसी संगठन अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने आया था और ज्ञापन सौंपने के दौरान ही हंगामा हो गया। आपको बता दें कि चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को लेकर सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। कई जगह विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ऐसा ही मामला सीएम शिवराज सिंह के भिंड क्षेत्र की गोहद विधानसभा से सामने आया, जहां चुनावी सभा में पहुंचे ओबीसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन इसी दौरान जमकर हंगामा मच गया। चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का विषय बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ओबीसी संगठन ने किस तरह से हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें नियंत्रित करती हुई नजर आई। भोपाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस समय लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि भिंड में जिस समय चुनावी सभा हो रही थी तब हंगामा मचा दिया ओबीसी संगठन ने। बिल्कुल पहले बताना चाहूंगा, जिस तरह से 27 उपचुनाव पर सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और विभिन्न संगठनों के साथ जातिगत संगठन भी यहाँ सक्रिय नजर आ रहे हैं। चूंकि हाल ही में कोरोना की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में काफी कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और दूसरी ओर अगर देखें तो चुनाव को लेते हुए संगठनों का सक्रिय होना इसलिए भी लाजमी है कि उनके ऊपर टैक्स की मार को लेकर तमाम जिस तरह जातिगत आरक्षण बात करें या अन्य विभागों विभिन्न की बात करें, तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन ज्ञापन के दौरान देखने को मिल रहा है। हाल ही में अभी युवाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने भी यहाँ रोजगार को लेकर सीएम से मांग की थी। तो देखने में ये आ रहा है जब भी चुनाव होते हैं और इस तरह के संगठन सक्रिय होते हैं और हंगामा होने नजर आता है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, ओबीसी संगठन वहां पर ज्ञापन सौंपने आया था, उस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी गई थी संगठन के द्वारा? देखिए पल्लवी, जिस तरह से ओबीसी महासभा द्वारा यह ज्ञापन दिया जाता है और आरक्षण की मांग की जा रही थी, जिस तरह से रोजगार को लेकर जातिगत संगठन अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ लगातार संघर्ष करते हैं और यहाँ ये देखने आता है कि चुनावी सभा में जिस तरह से हंगामे की बात यहाँ सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं और इस चुनावी सभा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शैलेंद्र, इतनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। क्या वाकई में परमिशन दी गई है? हम केंद्र की गाइडलाइन को अगर पढ़ें तो इतने लोगों को अभी भी एकत्रित होने पर मनाही है, उसके बावजूद चुनावी सभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हुई थी। बिल्कुल पल्लवी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। परमिशन को लेकर जिस तरह से कोरोना के टाइम पे अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो गई और सभाओं की बात करें तो दोनों प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। चूंकि हाल ही में कांग्रेस की सत्ता से बीजेपी में आए 27 विधायकों द्वारा जिस तरह बीजेपी की सरकार बनी हुई है और देखने में यह भी आ रहा है कि लगातार चुनाव की तारीख यहाँ पर डिले होती जा रही थी, तो इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कोरोना टाइम में परमिशन मिल रही है। अब चूंकि सीएम यहाँ के मुखिया हैं और परमिशन मिलना तो लाजमी है, लेकिन यह जरूर खतरे की बात है और लगातार 4 गुना मरीजों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है। और जिस तरह लाइव सभा करने का यहाँ दावा किया गया था, लेकिन
यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधे तौर पे सारे कद्दावर नेता यहाँ पर रैलियां करते नजर आते बिल्कुल, हैं। इन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का विषय है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं वोटर्स को लुभाने की। अगर हम बात कांग्रेस की करें शैलेंद्र, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ चुनावी हथकंडे फिलहाल अपनाए जा रहे हैं? पुरजोर कोशिश कांग्रेस की ओर से भी नजर आती है, और जिस तरह से कांग्रेस के 27 विधायक बाहर जाने के बाद इन उपचुनाव सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस प्रदेश में 15 साल बाद आई थी और एक मौका मिला था, अगर इस बार कांग्रेस की तैयारी देखने में आए तो जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए जितने भी विधायक हैं उनके क्षेत्र में, अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे ज्यादा सीटें, जहाँ 16 सीटें हैं चंबल संभाग की, ग्वालियर, काफी वहां चुनौती होगी कांग्रेस की। लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो जबरदस्त तैयारी कांग्रेस की ओर से देखने में आ रही है पल्लवी। बिल्कुल, और अगर हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई में उनके समर्थक अभी भी उनके साथ हैं, या फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद काफी कुछ बदल गया है? शैलेंद्र, जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? पल्लवी, जमीनी हकीकत की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रतिभा रखते हैं और उनका गढ़ माना जाता है। अब एक और देखने में यह भी आएगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए जो विधायक हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के हैं। अब ऐसे में अगर डिसीजन, महाराज का डिसीजन हुआ है तो लोग समर्थन देने के लिए, भले ही अंदर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाहरी जमीनी हकीकत की बात करें तो काफी चुनौती भरा ये संघर्ष होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, आखिरी सवाल, और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? पल्लवी, देखने में यह आ रहा है कि आने वाले कुछ ही समय बाद आचार संहिता की घोषणा मध्य प्रदेश में हो जाएगी, और इसके बाद लगातार जिस तरह चुनौती, अभी सभाओं का दौर है तो बीजेपी को तो परमिशन मिल रही है चूंकि सत्ता में है, लेकिन अभी दूसरी पार्टियां जो संगठन या थर्ड फ्रंट भी यहाँ सक्रिय नजर आ रहा है और तमाम हथकंडे अपना रहा है। यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि जिस तरह से जो थर्ड फ्रंट के संगठन है वो बीजेपी या कांग्रेस के दामन के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो कांग्रेस की ओर ज्यादा लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और दूसरी ओर यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती तो है, लेकिन उतना कुछ ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही। उनको लगता है कि यह चुनाव वह जीत जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि भोपाल में चुनावी सभाओं और रैलियों का दौर लगातार जारी है। 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए ही दोनों ही पार्टियों ने कमर कसी हुई है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। देश में दिव्यांगजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव मदद करने का दावा लगातार पेश करती है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ सही ढंग से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा दिव्यांगों के सपने को साकार करने वाले सहारा रूपी मदद की चीजों पर अब सरकारी सिस्टम का जंग लगने लगा है, जिसकी तस्वीर बिहार के भोजपुर के कई प्रखंडों में देखने को मिली। यहां लाखों रुपए की लागत से बनी दिव्यांगजनों के बीच बांटी जाने वाली सैकड़ों की संख्या में रखी ट्राई साइकिलों में सरकारी उदासीनता के कारण जंग लग रही है। ये नजारा जिले के अमूमन हर प्रखंड कार्यालय में देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ गए थे ब्लॉक में साइकिल मांगने, तो बोला लोग कि जिसको साइकिल दे दिया गया एक बार, वो चाहे टूट जाए चाहे फट जाए, मतलब अपने से मरम्मत कराना है, हम लोग दोबारा उसको साइकिल नहीं देंगे। और हम यहाँ BA ग्रेजुएशन किए हैं, हम लोग का कोई भी रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है नगर पंचायत के थ्रू या सरकार के थ्रू, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और साइकिल तो सरकार द्वारा कई स्कीमें चले, साइकिल से पूरा बर्बाद हो रहा है, जंग लग रहा है साइकिल में, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को साइकिल? वो डायरेक्ट वो लोग वीडियोस जो भी यहाँ के कोई लोग जो प्रभारी हैं वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकता, जिसको दे दिया गया है वो साइकिल उसको नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सड़ जाए चाहे कुछ हो जाए। तो अभी साइकिल आपके पास नहीं है? नहीं, साइकिल नहीं है हमारे। पैदल ऐसे ही चलते हैं? पैदल चलते हैं। दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि हमको मशीन वाला साइकिल दिया जाए, मशीन वाला जो भी गाड़ी निकला है सरकार तरफ से दिया जाए। हो सकता है कि आपके संज्ञान में आज ये बात आई है, लेकिन मुझे जो है इस बात की जानकारी पहले हुई थी और इसका मैंने लिखित रूप से DM साहब जो है और SDO साहब को देने का काम किया था कि ये जो
विकलांगों के लिए जो साइकिल आई हुई है, उस साइकिल को अगर कहीं यूटिलाइज कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। कुछ साइकिल हमने दिलवाने का भी काम किया था, लेकिन उसकी बाध्यता है, वो लोग बता रहे थे कि जिस बंदे ने ये दे रखा है, अब उसको जो है जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मिलेगी तो ये काम जो है उसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी हम इस कड़ी में आपको जो है, आपने जो है इसको हमारे निगाहों में लाने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं इसको लिखित रूप में डीएम के सामने जो है रखने का काम करेंगे, ताकि इससे पहला कि आपके संज्ञान में ये चीज़ आया है, ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। कि जो हमारे ब्लॉक में जो ट्राईसाइकिल जो हमारे विकलांग जो जिला के हैं, चाहे हमारे आरा प्रखंड के हैं, एमपी साहब के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, लेकिन विगत 5-6 वर्षों से इसी तरह से सड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। और हमारे जो विकलांग हैं, जो अपने पैर पे किसी भी तरह से सड़कों पे जो कंकड़ी सड़क है, जो खराब सड़क है, उस पर ये चलने का काम करें, उनको सर लाखों कष्ट हैं, फिर भी लेकिन हमारे प्रखंड के द्वारा और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किसी भी तरह का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना मेरे जिले के उच्च अधिकारियों की तरह कोई ध्यान दिया जा रहा है कि उन गरीबों को देकर, उस दिव्यांगों को देकर इसको हम लोग लाभ दें और उन्हें कम से कम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिव्यांगजनों के बीच बांटी जाने वाली ट्राईसाइकिल आखिर पड़े पड़े जंग क्यों खा रही है, क्यों इनका वितरण नहीं किया जा रहा? जी देखिए, ये पूरे मामला अगर देखा जाए तो खास करके अभी सीधे तौर पे हमें बिहार विधानसभा चुनाव के ही मुद्दे को लेकर के मैं सीधे तौर पे जोड़ूंगा, क्योंकि एक तबके ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं, उनकी भी एक आशा है, उनकी भी अपनी एक मांग है। वे भी चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी को सकुशल बेहतर ढंग से जी सके और मैं अपनी भी मत को प्रयोग कर सकूं। जी, ये अभी जो समस्याएं हैं खास करके दिव्यांग का निकालने के पीछे मेरा यही कारण है कि जो समाज के ऐसे शख्सियत हैं जो ईश्वर ने दिव्यांग कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का उन्हें मदद जो नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर के सीधे हम बातें करना चाह रहे हैं। ये 2018 की बातें मैं सीधे तौर पर लेकर के चलूंगा। 2018 में एपिड के द्वारा निःशुल्क वितरण करने की हमारे खास करके जो भोजपुर के सांसद हैं, उनके द्वारा ये सारा निर्धारित की गई थी। कुछ लोगों की बांटी गई, कुछ रखे गए, और आज स्थिति ऐसी है कि जितने भी पड़े हुए सारे जंग के स्थिति में चले गए। ये सिर्फ एक भोजपुर की ये कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार या मैं सीधे तौर पे कहूँ तो पूरे देश की ये कहानी है कि दिव्यांगों के साथ में इस तरह की मामला सीधे तौर पे आ रहा है। उनके अपने खुद की जो अस्तित्व है, जो मानसिक तौर पर भी वो दिव्यांग हो गए हैं, वो दिव्यांगता से निकल करके अपनी एक जिंदगी को सकुशल अपनी गुजारना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि दिव्यांगता होने के नाते इसके साथ में ही उनकी सरकार भी उनको उपेक्षित करती चली जा रही है। आपको हम सीधे अगर बोले कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर में किया था कि लगभग जो आंकलन किया गया था 2011 के समय में जो जनगणना की गई थी, उस समय लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग लोगों की बातें सामने में आई थी, इतने लोग दिव्यांग हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद रहा था जब खास करके निर्मला ने जो इस तरह की सामने में निकाली थी, हमारे जो माननीय मंत्री रही है, केंद्र सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने निकाला था कि महज 28,000 दिव्यांग को ही ये सारे मदद देंगे, जिनकी 80% दिव्यांगता उनके अंदर में अगर प्रवेश है। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जिसको 80% दिव्यांग है, उन्हें ही ज्यादा सरकारी पैकेज तो दिया जा सकता है। और उसमें अभी आप सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि 2,68,00,000 लोगों के बीच में महज 28,000 लोगों को ही ये सारा पैकेज देने की बातें कही गई थी। अब आपको देखते हैं सीधे तौर पे कि कोरोना काल की जो स्थितियां रही है, खास करके गरीब तबके के लोगों का, दिव्यांग लोगों का जो स्थिति थी अभी खास करके कोरोना काल में, तो सबकी स्थितियां नगण्यता के रूप में आ गई है। तो अब ये सीधे कहा गया, निर्मला जी ने ये सीधे तौर पे कही है कि जितने भी दिव्यांगों ने 1,000 रुपया प्रति माह देंगे और 3 माह तक लगातार उनको एक ही साथ में राशि मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आबादी में जो दिव्यांग लोग हैं, महज उनको 28,000 लोगों की ही ये सारी चीजें मिलना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है। अब देखिए सीधे तौर पे मैं आपको 2011 की जनगणना लगभग 2.68 करोड़ जो विकलांग थे, उनकी तरफ से कई लोग इससे भी ज्यादा सर्टिफिकेट जारी की गई है।
और संख्यांकी मंत्रालय के अनुसार अगर देखे जाए 2018 के सर्वे के अनुसार में तो 2.2 करोड़ लोग विकलांग दिव्यांग थे, जिनमें केंद्र सरकार उनके दिव्यांगता लोगों को आर्थिक सहायता दे रही है जो केंद्रीय सूची में शामिल है। और जो 80% से ज्यादा है, सरकार की इस आधी अधूरी सीमित सहायता को लेकर दिव्यांग लोगों में काफी यह गुस्सा है। खास करके हमने बिहार के जो सबसे जो दिव्यांग के जो प्रकोष्ठ के हैं उनकी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था जो सीजीसी है कि ये सारे जो चीजें हैं केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाता है। बिहार सरकार की उनको अपेक्षित सीधे तौर पे ताकि रोजी रोटी के संकट को लेकर दिव्यांग जनों की जो समस्याएं आती है उनकी एक एक्ट भी बनी है। भारत सरकार ने एक्ट बनाया जो उनके दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 के प्रावधानों में ऐसी जिक्र है कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा उसके दौरान सहायता का उल्लेख किया गया है, जिनमें 40% से ज्यादा दिव्यांग वाले जो व्यक्ति होंगे उनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब ये सोचने वाली विषय है कि जो 40% से लेकर के 80% तक जिनकी दिव्यांगता है उनमें महज 400 रुपए, अब आप ये सोचिए विषय है कि 400 रुपए मात्र मिलता है और कुछ लोगों को 1000 रुपया मिलता है, जबकि सबकी ऐसी है जो दिव्यांग है वे कुछ कर नहीं पाते हैं। और अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि शारीरिक रूप से तो दिव्यांग है ही, अब मानसिक रूप से भी दिव्यांगता की स्थितियां उनकी बनती चली जा रही है। उनकी मन जो मन में बात यहाँ पर यह है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आर्थिक सहायता भी सरकार से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो सहायता आंखों के सामने दिख रही है, हम बात कर रहे हैं कि एक ट्राई साइकिल, कम से कम उन्हें पैदल चलने पर मजबूर ना होना पड़े। किस तरीके से घसीट घसीट कर दिव्यांग चल रहे हैं हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जब ये धूल फांक रही हैं, जंग खा रही हैं, तो इनका वितरण क्यों नहीं किया जा रहा? कम से कम सरकार ये जिम्मेदारी तो निभा सकती है। विधायक की अगर हम बात सुने तो वो कह रहे हैं कि हमने तो डीएम से बात कर ली थी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रखंड विकास अधिकारी से बात करें तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सब आखिर इसी तरह से गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, यहाँ पर हम सीधे तौर पे हम बातें करें कि ये जो मामले हैं ये सीएसआर के अंतर्गत में जाकर के लटकने की बातें सीधे तौर पे कर सकते हैं। ये योजना थी एपिड योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर योजना के तहत में तमाम ट्राई साइकिलें आई थी जी। 2018 में हमारे माननीय सांसद आरके सिंह ने यहाँ पर सभी दिव्यांगों को वितरण किया था, लेकिन जो शेष बच गए थे उन्हें ला करके ब्लॉक में रख दी थी ताकि और समय में जो दिव्यांग छूट गए हैं उन्हें ये मुहैया कराई जा सके। लेकिन 2 साल की अंतराल में धूल फाकते, बारिश में और जिस तरीके से जंग लगते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे ये तो खराब हो जाएंगे, लेकिन जो घसीटते हुए चल रहे हैं उनको अगर ये मुहैया कराई दी जाए तो निश्चित तौर पे एक जीवन की लालसा उनकी तरफ बढ़ने की संभावना हो सकता है। लेकिन यहाँ एक रोड़े अटकने के सामने आ रही है बातें। जब हम लोगों ने खास करके यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो बातचीत के दरमियान में उन्होंने कहा कि ये सीएसआर होने के नाते जिस कंपनी ने मुहैया कराया था, निःशुल्क मुहैया कराया था, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई अभी पहल नहीं होने के कारण उसकी वितरण नहीं की गई। देखिए, मामला जो भी हो, सरकार और एपिड योजना के अंतर्गत में जो मामला हो, लेकिन आज जो संकट से गुजर रहे हैं दिव्यांग, उनकी मनोस्थिति को नापने वाले कोई शख्सियत नहीं दिखते। आज घसीट घसीट करके चलने वाले शख्सियतों को नहीं देखा करते। आज उनको साइकिल मुहैया कराया जाए तो स्कूलों तक जाने के लिए, पठन पाठन करने के लिए भी जा सकते हैं, वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, या शारीरिक थोड़ी सी उनकी राहत मिलने की संभावना व्यक्त की जा सकती थी। तो पल्लवी ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो मानसिक स्तर पे दिव्यांग होते चले जा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए था। शारीरिक कष्ट तो है ही, शारीरिक दिव्यांगता तो है ही, लेकिन अगर उनकी सरकार की तरफ से अगर मिलता, राहत मिलता, तो निश्चित तौर पे उनको मानसिक जो दिव्यांग होने की जो आसरा दिखाई दे रहे थे वो कष्ट दूर हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश मिश्रा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। कभी छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले सिर्फ 70 थे, रिकवरी रेट 100% था, लेकिन यह बीते दिनों की बात है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो प्रतिदिन 2,500 से 3,000 कोरोना संक्रमित मरीज पूरे छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े ही सरकार को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और आखिरकार सरकार ने कोरोना
से निपटने के कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसमें कुछ अहम कदम इस तरह से है। निजी हॉस्पिटलों को भी कोरोना इलाज के लिए अनुमति दे दी गई है। होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों से परामर्श के लिए रेट तय करना। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास से कोरोना की जांच के लिए कोरोना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने। छत्तीसगढ़ कोरोना को लेकर काफी सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज कैसे सामने आने लगे और कोरोना ने कुछ इस तरह से हालात पैदा किए हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल भी कोरोना की चपेट में आकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। तो कोरोना में भी छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरोना के 70 मामले थे और रिकवरी रेट की हम बात करें तो वो 100% था, और आज हालात इस तरह से बने हुए हैं कि रोजाना 2,500 से 3,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। बात अगर हम राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ पर भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और दिन रात ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो छत्तीसगढ़ कोरोना के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, आज यहाँ पर हालात इतने भयावह कैसे हो गए हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल भी कोरोना की चपेट में आकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। वहीं लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए तमाम प्रभावी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। इनमें कोरोना इलाज के लिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों से परामर्श के लिए रेट तय करना। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास से कोरोना की जांच के लिए कोरोना रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये कोरोना रथ अब घर घर जाकर लोगों की कोरोना की जांच करेगा। तमाम प्रभावी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी रायपुर से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। जरीन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कोरोना लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा है सूबे में, आखिर वजह क्या कुछ है? पहले अगर हम बात करें तो कोरोना के बहुत ही सीमित यहाँ पर संख्या थी मरीजों की, लेकिन अब लगातार ये आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानी जाए? जी निसंदेह पल्लवी जी, बड़ी वजह लापरवाही। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 18 मार्च को पहला मामला दर्ज हुआ था रायपुर में, और आज हालात ये है कि 1 लाख की ओर जाने वाले हैं। तकरीबन 63,000 मामले हो चुके हैं और 18 सितंबर आते आते तक ये तादाद 1 लाख पार कर जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार घनी आबादियों में बड़ी तेजी से कोरोना का विस्फोट हुआ है। लोग संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट से में लापरवाही साफ देखी गई है। अभी की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,953 मरीज, ये एक पॉजिटिव खबर है, ये डिस्चार्ज हो गए, स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन लगातार मामले 3,000 मामले लगातार आ रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जरीन? अगर कोरोना इतनी तेजी से पैर पसार रहा है तो इसकी रफ्तार को कम करने के लिए सरकार कितनी सक्रिय नजर आ रही है? जी, सरकार सक्रिय हुई है, कल से सक्रिय हुई है। कल सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना रथ के नाम से कोरोना जांच करने वाली गाड़ियों को अपने निवास स्थान से रवाना किया ताकि लोगों की जांच में तेजी आए, और इसके साथ स्थानीय विधायक कोरोना रथ को भेज रहे हैं ताकि लोगों की जांच हो। और कल आपको एक अहम खबर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और लगभग 50% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है। और जो हालात है वो काफी गंभीर इसलिए माने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पॉपुलेशन 2,500 की पॉपुलेशन में इतनी बड़ी तादाद में जो कोरोना के पेशेंट 3,000 से ज्यादा पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इसी चिंता को आखिरकार पहले सरकार ने कलेक्टरों के हाथों में कमान सौंपी थी, जिसको अब खींचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों में ले ली है। और अब कल से वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और कल
कल उन्होंने कोविड रथ जो टेस्ट होंगे उसको रवाना किया है, और हॉस्पिटलों में जो बेड की तादाद है, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, जरीन सिद्दीकी, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मुकम्मल हैं जितनी होनी चाहिए? जो कोरोना पेशेंट हैं उनको पूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं? अगर हम कोविड सेंटर्स की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कोविड सेंटर की अगर बात करें तो हालात उतने अच्छे नहीं हैं। खाने पीने और देखरेख को लेकर यहाँ की लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो लापरवाही है वो अब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सूबे के एक मंत्री का बड़ा तबका भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेके संजीदा हालात की वजह से अब सरकार फिर से सख्ती दिखाने पे मजबूर है। लेकिन एक अहम बात जो लोगों के दिलों में है कि छोटे जिले जहाँ पे 100 पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं वो एरिया पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन राजधानी रायपुर जहाँ पे तकरीबन 1000 और 1200 पेशेंट निकल रहे हैं प्रतिदिन, उस एरिया को अभी तक राजधानी को लॉकडाउन नहीं किया गया है। सुविधाओं की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अब मरीजों को कोविड पॉजिटिव मरीजों को एडमिट करने की परमिशन दे दी गई है। वहाँ पर भी इलाज चल रहा है और सरकार की निगरानी में सारी चीज़ें हो रही है। तो कुल मिला के हालात संजीदा होते जा रहे हैं। अब सरकार कल से थोड़ा सा जागी है और इसको देखते हुए कि आने वाले दिनों में सरकार सक्रिय भूमिका में आई है। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार को कम किया जा सके। शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी हालात अब भयावह होते जा रहे हैं। हर रोज यहाँ 2500 से 3000 कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की चिंता भी अब बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कल से सरकार एक्शन मोड में आ गई है और अब लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।